हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का एक न्यू चैप्टर, एक फ्रेश एंड बेहतरीन चैप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम देखो क्या है, लास्ट फेज ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है दोस्तों। और दोस्तों, आपको एक चीज मैं बता दूं कि यार, इसके पहले हमने बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए, जिसमें हमने सत्याग्रह के बारे में पढ़ा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ा एंड सो मेनी थिंग्स हमने डिस्कस कर लिया। यार, ये हिस्ट्री के बारे में आपको शायद हो सकता है कभी आपने जो चीज सुना ना हो, वो हमने एक्सप्लेन किया है दोस्तों। तो प्लीज जाके आप इसके पहले के चैप्टर्स देख सकते हो। हिस्ट्री के भी ऑलमोस्ट इसके पहले के 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, ज्योग्राफी के बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट है, सिविक्स के आपके बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट है, साइंस सब्जेक्ट का पूरा एंटायर सिलेबस, पूरा चैप्टर्स हमने अपलोड करके रखा हुआ है, कंप्लीट करके रखा हुआ है, मैथ्स का पूरा कंप्लीट करके रखा है। कहां से मिलेगा ये सब चीज? प्लेलिस्ट में चले जाओ, सिंपल। वीडियोस में भी आप जाओगे तो स्क्रॉल करना पड़ेगा, आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में भी जाओगे तो प्लेलिस्ट में तो हमने अलग अलग फोल्डर बना के रखा है, हर स्टैंडर्ड का, हर सब्जेक्ट का, हर लेक्चर के हिसाब से फोल्डर बना हुआ है। आप जाओगे उसमें से आपको हर वीडियो मिल जाएंगे, तो जाओ चेक करो, अच्छे से जितना हो सके पढ़ाई करते रहना, ठीक है। शुरुआत करेंगे आज के इस वीडियो के। देखो, लास्ट फेज ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो क्या हुआ बेसिकली, आपको पता है पिछले चैप्टर में हमने सिविल डिसोबीडियंस देखा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म हो गया, ठीक है ना, गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया, लेकिन उसके बाद सो मेनी थिंग्स हुई। फिर शुरुआत हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या क्या चीजें हुआ, क्या रिजोल्यूशन आया, कौन कौन सा एक्ट आया, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो है एक्ट ऑफ 1935, ठीक है। सबसे पहले जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्ट ऑफ 1935। तो इसमें क्या हुआ एक्ट में क्या हुआ, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली बहुत सारे जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो चाहते नहीं थे पहली बात तो कि इंडिया को आज़ादी मिले, लेकिन हमारे इंडियंस जो थे वो कहीं ना कहीं फेवर में थे कि यार कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से हमें जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है मिल जाए। तो उसी के लिए एक एक्ट बनाया गया। जो ब्रिटिश थे, ठीक है ना, ब्रिटिश ने जो इंडिया के जो अंदर प्रोविंसेस थे ना, ब्रिटिश गवर्न इंडियन प्रोविंसेस, यानी इंडिया के प्रोविंस के ऊपर जो ब्रिटिशर्स का जो राज था, उन्होंने बोला कि एक फेडरेशन बनाया जाएगा, एक तरीके से बोलते हैं ना फेडरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, उस प्रकार जो है फेडरेशन बनाया जाएगा, ऐसा बोला गया था। और ये एक्ट के अकॉर्डिंगली, यानी कि जो एक्ट 1935 का, उसके अकॉर्डिंगली बात करें, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो वर्किंग रहेगा, जो प्रोविंसेस है उसमें, वो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए रहेगा। यानी कि जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में जो स्टेट आते हैं उसको कौन रन करेगा? इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स जो है रन करेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि जो प्रिंसली स्टेट है, जो किसी ब्रिटिश के दबाव में नहीं है, अपने खुद के राजा वाला स्टेट, बोलते हैं ना प्रिंसली स्टेट, मतलब क्या होता है, जिसके जो मुखिया रहेंगे स्टेट के, वो राजा रहेगा, कोई ब्रिटिश नहीं रहेगा, ठीक है, तो उसको प्रिंसली स्टेट बोलते हैं। जो प्रिंसली स्टेट था वो ये सोचे कि अगर मैं ब्रिटिश के साथ जाके हाथ मिला लेता हूं, फेडरेशन को ज्वाइन कर लेता हूं, तो वो जो है उनका जो एटोनॉमी है, यानी कि जो उनका प्रिंसली स्टेट का दर्जा है, वो छीन लेंगे कहीं ना कहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए जो प्रिंसली स्टेट था उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया, हमको नहीं भाई तुम्हारे साथ हाथ मिलाना है, हम नहीं आएंगे तुम्हारे साथ, इसीलिए उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, ज्वाइन नहीं किया। और इसीलिए जो प्रपोजल था फेडरल स्टेट बनाने का जो ये प्रपोजल था इस एक्ट का, ये जो कानून बन रहा था, इसका काम यही था, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि किस प्रकार वो प्रिंसली स्टेट को एक फेडरल स्टेट में कन्वर्ट करे, जो कि ब्रिटिश लोग के फायदे की बात थी। लेकिन ये प्रिंसली स्टेट ने मना कर दिया और ये एक्ट को मंजूर नहीं किया, इसीलिए ये एक तरीके से क्या हो गया, फेल हो गया। हम लोग क्या बोल सकते हैं, फेल हो गया। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करें, आ जाते हैं हम लोग अगले टॉपिक के, इसका नाम है प्रोविजनल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो बात करेंगे हम लोग, प्रोविंशियल कैबिनेट, माफ करना, प्रोविंशियल कैबिनेट, ठीक है। प्रोविंशियल कैबिनेट का टॉपिक क्या है ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब यहां पे कैबिनेट का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ मेंबर बनना, एक कैबिनेट बनाना, जैसे मिनिस्ट्री में कैबिनेट्स होते हैं, ठीक है ना, एक कैबिनेट बनाना। अब बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था उस प्रकार उस टाइम का सबसे मेन जो फेज था ना कंट्री का, जो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहा था, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस था कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेटिस्फाइड नहीं था कि जो एक्ट 1935 का बनाया जा रहा था, वो खुश नहीं था। ऑब्वियसली यार, क्यों खुश रहेगा, आप प्रिंसली स्टेट को भी फेडरल स्टेट बना दोगे तो कहीं ना कहीं आपका फायदा है, हमारा नुकसान है। तो ये इस वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है खुश नहीं थे, और उन्होंने डिसाइड किया कि जो इलेक्शंस होंगे ना उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब वो दे आर गोइंग टू टेक पार्ट इन द इलेक्शन, ठीक है। तो प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर जो था, ठीक है ना, जो असेंबली हम लोग बोलते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का, उसमें जो इलेक्शन था उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और 1937 में इलेक्शन जो है करवाए गए 11 प्रोविंस के अंदर, यानी पूरे कंट्री में 11 राज्यों के अंदर, 11 प्रोविंस के अंदर जो है इलेक्शन जो है करवाए गए। अब उन इलेक्शन में नॉर्मली अगर बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था उन्होंने बहुत ज्यादा मेजोरिटी के साथ जीत हासिल की। जैसे क्योंकि आपको पता है कि जो इंडियंस रहेंगे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उस प्रकार उस टाइम पे कोई और मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी ही नहीं, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को बहुत ज्यादा क्या मिला, मेजोरिटी मिला।
ठीक है, बहुत ज्यादा क्या मिल गया, मेजोरिटी, बहुमत बोलते हैं हम लोग, मेजोरिटी मिल गया। एंड नॉर्मली 11 प्रोविंस में से 8 में तो एकदम फुल बहुमत मिल गया उनको, 8 एकदम मेजोरिटी के साथ वो आगे आ गए। और साथ ही में जो कुछ ऐसे पार्टीज थे यहाँ पे, उन्होंने कुछ खास अचीव नहीं कर पाए, कुछ खास मेजोरिटी वो नहीं ला पाए वहां पे, और इसीलिए जो है अलग अलग तरीके से जो मिक्स टाइप के कैबिनेट हम लोग बोलते हैं ना, वो फॉर्मेशन वहां पे होना शुरू हुआ। और कैबिनेट मिनिस्टर जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन्होंने बहुत सारे ऐसे यूजफुल काम किए जो कहीं ना कहीं लोगों के फायदे की बात थी, मतलब बहुत सारे अच्छे काम किए। जब इनका कैबिनेट बन गया, क्योंकि बहुमत मिल गया, यानी कि उनको वोट मिल गया है, अब वो अपना सरकार बना सकते हैं। सरकार मतलब सरकार ने, माफ कीजिएगा, गवर्नमेंट नहीं, लेकिन वो अपना क्या बना सकते हैं, कैबिनेट बना सकते हैं अपना। कैबिनेट का अगर मैं एक नॉर्मल बोलूं, मंत्रिमंडल बना सकते हैं, समझ लो, एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स बना सकते हैं जो लोगों के लिए काम कर सकते हैं। तो उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों के लिए काम किया। उसके साथ ही में उन्होंने बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, जो यानी कि जो पॉलिटिशियंस थे, जो देश के लिए आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उनको जेल में रखा गया था, उनको आजादी दिलवाई इन इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स ने, सो दैट, क्योंकि वो अभी उनके हाथ में मेजोरिटी आ गया तो वो कर सकते हैं, ये सब डिसीजन ले सकते हैं। तो बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को उन्होंने जेल से निकलवाया, फिर बेसिक एजुकेशन को लागू किया हमारे इंडिया में, ठीक है ना, और शराब वगैरह, जो लिक्वर वगैरह जो हम लोग बोलते हैं, तो शराब, दारू वगैरह, उसको बंद करवाया एक तरीके से। और बहुत सारे ऐसी कंडीशन जो दलित के खिलाफ थी, जो नीचे कास्ट वाले लोगों के खिलाफ थी, उनके लिए बहुत अच्छा एक्ट लाया। एंड बहुत सारे फार्मर्स लोग को सुविधा दी, यानी कि इतने सारे अच्छे काम जो है इन इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुमत आने के बाद ये प्रोविंशियल कैबिनेट में की गई थी। बहुत ही अच्छे काम जो है किए गए थे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आया क्रिप्स मिशन। तो ये क्रिप्स मिशन है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स इज नथिंग बट अ नेम ऑफ ए पर्सन, लेकिन वो क्या है, वो मिशन क्या था, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हुआ ये था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था, ठीक है ना, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो यहां पे जो इंग्लैंड था वो अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था। कहीं ना कहीं जो यूरोपियन कंट्रीज थे वो क्या कर रहे थे, खासकर इंग्लैंड की अगर मैं बात करूं, तो वो अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था। किसके अगेंस्ट में? जापान के अगेंस्ट में, क्योंकि आपको पता है अमेरिका ने जापान के ऊपर बॉम्ब गिराया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, ये तो आपको पता ही होगा। तो यानी कि अमेरिका और जापान के युद्ध में, ठीक है, अमेरिका और जापान के युद्ध में जापान के अगेंस्ट में कौन आ गया अमेरिका के साथ? इंग्लैंड आ गया। यानी जो ब्रिटिशर्स थे वो किसके साथ खड़े थे? अमेरिकन्स के साथ खड़े थे वहां पे लड़ाई में। और जापान जो थे वो ये चाह रहे थे कि मतलब एक तरीके से रीच कर लिया था वहां पे इंडियन बॉर्डर्स के आसपास, क्योंकि देखो इंडिया और जापान में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। चाइना के बाद देखा जाए तो जापान ही आ जाता है ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ अगर आप देखोगे, ठीक है। तो जो ईस्टर्न बॉर्डर्स था हमारा, ईस्ट साइड का जो बॉर्डर है इंडिया का, तो वहां तक वो जापानी जो है वो पहुंच चुके थे। और ब्रिटिश ने जब सोचा कि ये जापान जब ईस्ट बॉर्डर पे पहुंच सकते हैं तो जापान जो है वो हमारे पे हमला भी कर सकता है, क्योंकि इंडिया में उस वक्त कौन था, राज कौन कर रहा था? ब्रिटिश ही कर रहे थे। तो उनको कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि जापान जो है हमारे ऊपर अटैक ना कर दे। और यही सिलसिले में वो जो चाह रहे थे ब्रिटिश, जो ब्रिटिश इंडिया थी उस टाइम पे, वो ये चाह रही थी कि हम जो है कॉपरेशन कर ले और हम भी अमेरिका या फिर इंग्लैंड के साथ मिल जाए और पार्टिसिपेट करके इस चीज को अंजाम दे। इसीलिए जो ब्रिटिश के वो टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, विंस्टन चर्चिल, उस टाइम के जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल, याद रखना नाम। तो विंस्टन चर्चिल जो थे, उन्होंने जो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये क्रिप्स जो नाम है ना वो सरनेम है उनका, तो सर स्टैफोर्ड, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, स्टैफोर्ड क्रिप्स नाम के व्यक्ति को उन्होंने क्या कर दिया, इंडिया में भेजा गया, ठीक है ना। फिर मार्च 1942 में उन्होंने क्या किया, एक तरीके से उन्होंने इंडिया के सामने एक प्रपोजल रखा। क्या प्रपोजल रखा कि यहां पे जो है पॉलिटिशियंस जो थे, इंडिया के जो मेन पॉलिटिशियंस थे, उनके सामने प्रपोजल रखा और उनको बोला कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है पॉलिटिकल के साथ में आ जाए, यानी एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी बना ले और हमें सपोर्ट करे इस प्रकार में। लेकिन ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, इन्होंने ये प्रपोजल को एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि हम आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, लड़ाई में, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा भी तो फायदा होना चाहिए। हमें बदले में क्या मिलेगा? अगर आप हमें फुल इंडिपेंडेंस दोगे, हमें पूरा हमारा जो स्वराज्य है, हमें हमारा जो आज़ादी है वो दे दोगे, तो हम ये शामिल करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ बोला नहीं, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सीधा सीधा मना कर दिया कि भाई तुम हमको आज़ादी, कंप्लीट वाला आज़ादी नहीं दोगे तो हम भी आपका साथ नहीं देंगे। इस प्रकार होने लगा। और साथ में जो मुस्लिम लीग था, ठीक है ना, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस था और दूसरा बड़ा कौन था वहां पे? मुस्लिम लीग। ये भी आप जानते होंगे, मुस्लिम लीग जो कि पूरे मुस्लिम के जो ऑर्गेनाइजेशन थे, मुस्लिम लीग भी सपोर्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि देयर वाज नो एविडेंस कि वो सेपरेट पाकिस्तान करने वाले हैं। ये वो टाइम से ही चल रहा है। देखो ये कब की बात है, 1940 1939 की बात है, सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत के टाइम में। यानी कि मुस्लिम लीग भी सपोर्ट नहीं किया, हाथ उठा दिया, हम भाई सपोर्ट नहीं करेंगे, तुमने पाकिस्तान अलग करने की बात ही नहीं की, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये सब चीजें जो हो गया, और मुस्लिम लीग ने भी ये जो क्रिप्स मिशन था उसको रिजेक्ट कर दिया। यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिया, मुस्लिम लीग ने भी इस क्रिप्स मिशन को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, यानी फेल्ड हो गया। क्रिप्स मिशन भी जो है फेल्ड हो गया, ठीक है। अब आया यहां पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। अब शुरुआत हो गई किसकी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर।
तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या क्या हुआ ये तो आपको पता ही है, लेकिन इस बारे में ये चैप्टर नहीं है। ये चैप्टर किस बारे में है? लास्ट फेज स्ट्रगल इंडिपेंडेंस के लिए क्या हुआ। क्योंकि देखो यहां पे हम सेकंड वर्ल्ड वॉर पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हम वो नहीं पढ़ रहे हैं कि अमेरिका ने जापान के ऊपर बम गिराया या फिर ऐसा ऐसा हिटलर का, वो सब चीज नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हम दूसरा चीज पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सेकंड वर्ल्ड वॉर जो यूरोप में शुरुआत हो गया 1939 से, आपको पता ही है 1939 से शुरुआत हो गया था सेकंड वर्ल्ड वॉर। और यहाँ पे जो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विसराय लॉर्ड लिंथिंगो, ठीक है ना, लॉर्ड लिंथिंगो जो थे उन्होंने इंडिया के साथ मिलकर डिक्लेयर कर दिया था वॉर, ठीक है ना। और इंडिया ने एक तरीके से ब्रिटिश के साथ में जाना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली ब्रिटिश इंडिया मतलब ब्रिटिश के अंडर में ही है, तो इंडिया एक तरीके से ब्रिटिश के साथ में ज्वाइन हो गया वॉर के लिए। और इंग्लैंड ने ये क्लेम किया कि हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमारे डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप हमारा साथ दोगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो यूरोप है या फिर वो इंडिया है उसमें डेमोक्रेसी जो है बचा रहेगा। तो इस प्रकार से लड़ाई होने लगी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया था कि अगर ये सच है कि आप डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ये कर रहे हो तो हम आपका जो है वो साथ देंगे, लेकिन आपको बदले में हमें क्या करना चाहिए, फ्रीडम देना पड़ेगा। तो एक तरीके से ऐसा है, आपको डेमोक्रेसी बचाना है तो आप हमें तुरंत आजाद कर दो, हमारे देश को तुरंत आजाद कर दो, हमारे इंडिया को अलग कर दो, हमारा इंडिया स्वतंत्र कर दो, आजाद इंडिपेंडेंस दे दो। लेकिन फिर से मना कर दिया गया, यानी कि जो इंग्लैंड वाले थे बोले कि नहीं भाई हम आपको तुरंत आजादी नहीं दे सकते। प्रोसेस शुरू हो गया था आजादी का, लेकिन हम तो आपको तुरंत जो है वो आजाद नहीं करेंगे। तो इंग्लैंड ने रिफ्यूज कर दिया, जो भी डिमांड आ रहा था वो रिफ्यूज कर दिया। एंड रिफ्यूज करने के बाद जो बहुत सारे प्रोविंशियल मिनिस्टर्स थे इंडिया के, जो नेशनल कांग्रेस के जो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स थे उस टाइम के, उन्होंने गुस्से में आके क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। नवंबर 1939 में, नवंबर के टाइम पे रिजाइन कर दिया, क्योंकि जो भी उनके डिमांड थी वो पूरी की नहीं जा रही थी इंग्लैंड की तरफ से, तो हम काहे सपोर्ट करें भैया। तो ये सब चीजें होने लगा। फिर उसके बाद जो आया दोस्तों वो आया क्विट इंडिया मूवमेंट। अब यहां पे जोर से, सॉरी माफ करना, क्विट इंडिया, हाँ क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। इसको हिंदी में एक्चुअली भारत छोड़ो बोलते हैं, इसके लिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है इसका मतलब क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन। यानी ब्रिटिश के खिलाफ नारे लग रहे थे, भाई तुम भारत छोड़ो, क्यों नहीं छोड़ रहे हो, हमें आजाद करो। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई। लेकिन ये चीज हम डिस्कस करेंगे आज नहीं, इसको हम लोग पढ़ेंगे हमारे लेक्चर नंबर 2 में। तो फटाफट से दोस्तों आप लोग को बस थोड़ा सा इंतजार करना है, लेक्चर नंबर 2 में जल्द से जल्द हाजिर कर दूंगा आपके सामने। और क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या क्या चीजें हुई थी और किस प्रकार की चीजें हुई थी, बहुत ही मजेदार चीजें, स्टोरी, ये आप लोग को मैं कंटिन्यू करूंगा हमारे अगले लेक्चर में, जो कि जल्द से जल्द मैं लेकर आ जाऊंगा। तो आपको टेंशन नहीं करना है। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर को समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जितने भी चीजें हमने आज डिस्कस की है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों प्लीज हमें अपनी राय और सजेशन जरूर से कमेंट करके बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर जरूर से कर देना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को। फटाफट से शेयर करो, बताओ कितना बेहतरीन चैप्टर है और क्या क्या नई नई चीजें आपने सीखी है इस चैप्टर के थ्रू। तो फटाफट से शेयर कर देना। साथ ही में दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।